यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग ईवीएस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, योग व प्राणायाम का, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी पूछा गया है। एनसीईआरटी का भी एक चैप्टर है और साथ ही हमारी जो हिंदी की बुक है एमपी बोर्ड की, जो रिसेंट तो नहीं, जब से एनसीईआरटी पैटर्न एमपी बोर्ड ने फॉलो किया उससे पहले जो बुक्स आती थी उसमें योग व प्राणायाम का एक चैप्टर दिया हुआ है। तो उसी चैप्टर को बेस बनाकर हम लोग आज सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके वहीं से पूछे जाएंगे। तो पूरा टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, यदि आप हमारी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ को बाय करना चाहते हैं तो अब इसकी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल हो चुकी है। आप अपने घर इस कॉपी को मंगवा सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है और हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है। जैसा भी आपको सूटेबल लगता है डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जाकर आप इसको परचेस कर सकते हो और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की गई है। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। जैसे एनसीईआरटी की बुक स्टार्ट होती है, वहाँ पर सबसे पहले टीचर्स के लिए कुछ लिखा जाता है, जहाँ पर टीचर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि बच्चों को योग कैसे और कब करवाना है और किस आयु में बच्चों को योग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, हमारे लिए ही इंस्ट्रक्शंस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है और इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी 21 जून 2015 को। किसकी? इंटरनेशनल योगा डे की। 21 जून 2015 को राष्ट्रीय स्तर पर इसे आयोजित किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा निर्मित योग स्वस्थ जीवन जीने का तरीका का विमोचन, मतलब ये इसका थीम था, योग स्वस्थ जीवन जीने का तरीका। इसका विमोचन मानव संसाधन और विकास मंत्री उस समय जो स्मृति ईरानी थी, स्मृति जुबैल ईरानी, उनके द्वारा किया गया था। क्या पर्पस था? योग क्या करता है? योग स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का एक बहुत ही ज़्यादा अभिन्न अंग है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो माध्यमिक स्तर तक एक अनिवार्य विषय है। ठीक है, माध्यमिक स्तर तक इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। शारीरिक शिक्षा और योग का बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यही क्वेश्चन बनेंगे, आसान बनेंगे लेकिन इसी टाइप के आपके बनेंगे। योग का महत्व क्या है? तो हमारे शारीरिक शिक्षा के लिए, सामाजिक शिक्षा के लिए, भावात्मक और मानसिक शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा, इस विकास में बहुत ही ज़्यादा योग का योगदान रहता है। फिर ये जो पुस्तक है, मतलब इस पुस्तक की बात करें जिसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ये जो है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए तैयार की गई है, मतलब कक्षा 6 से 8 जो क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए इसको यहाँ पर रेडी किया गया। लेकिन हमारे सिलेबस का ये हिस्सा है प्राइमरी लेवल पर, तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़ना है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई है इंपॉर्टेंट, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम लोग हमारी एमपी बोर्ड की बुक पर आ जाएंगे। देखो, इस पाठ्य सामग्री का अधिक बल शिक्षार्थियों के मध्य शारीरिक क्षमता, भावात्मक स्थिरता, एकाग्रता और मानसिक विकास को विकसित करना है। क्या क्या चीज़ें विकसित करनी है? शारीरिक क्षमता, भावनात्मक स्थिरता उनके अंदर आए, एकाग्रता, वो कंसंट्रेट करके चीज़ों को सीख पाए और मानसिक विकास को विकसित करना है। ठीक है, इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया था। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस की डेट हो गई पहली बार 21 जून 2015 को और थीम क्या था? योग स्वस्थ जीवन जीने का तरीका। और उस समय जो मानव संसाधन विकास मंत्री जो स्मृति जुबैल ईरानी, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। देखो, योग की सबसे पहले बात करते हैं। योग क्या होता है? योग स्वस्थ जीवन जीने का एक तरीका है जिसका उद्भव भारत में ही हुआ है। इसका जन्म जो योग शिक्षा का भारत में ही हुआ है। अब इसे विश्व भर में विज्ञान की एक शैली के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। पाश्चात्य संस्कृति भी इसे वैज्ञानिक व्यायाम की एक स्वस्थ शैली के रूप में स्वीकार कर रही है। यद्यपि योग की उत्पत्ति कैसे हुई है स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो रिसर्च वगैरह ये बताते हैं कि जो भारत में इसका हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से, वहीं से सब कुछ देखने को मिला है। तो वो भी अभी अपन पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि यद्यपि योग की उत्पत्ति कैसे हुई, परंतु यह लंबे समय से चली आ रही एक परंपरा है। एक सामान्य जन के लिए योग में क्या क्या चीज़ें आती है? एक तो यम आता है, नियम आता है, आसन आते हैं, प्राणायाम आते हैं, प्रत्याहार आते हैं, क्रिया और ध्यान के अभ्यास। ये सारी चीज़ों का अध्ययन किसके अंदर आता है? योग के अंदर आता है, जो व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से चुस्त और भावात्मक रूप से संतुलित रखते हैं। यह अंततः व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक आधार तैयार करता है। व्यक्ति का जो एक आध्यात्मिक विकास होता है उसका बेस रेडी करने का कार्य कौन करता है? योग करता है। अगला पैराग्राफ है, विद्यालयी बच्चों के लिए योग पाठ्यचर्या का उद्देश्य उनकी शारीरिक दक्षता, मानसिक विकास और भावात्मक स्थिरता का मुख्य रूप से जोर देना है। मतलब बच्चे जो है अच्छे से अपनी एकाग्रचित होकर अध्ययन कर पाए। देखो, एक चीज़ है जो अपनी जो हिंदी की बुक है उसके अंदर आई थी, एक स्टेटमेंट दिया गया था, जो कि एक स्टेटमेंट आया था श्रीमद् भागवत गीता के अंदर।
क्या कथन था वो उसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ और उसका हिंदी मीनिंग भी आपको बता दूंगी। योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता में ये कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम। इसका मीनिंग क्या होता है? कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। ठीक है, कार्य को यदि आप किसी भी कुशलता पूर्वक अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या कहलाएगी? योग कहलाएगी। जिसे बच्चों का एकाग्रचित होकर अध्ययन करना, यदि बच्चे कॉन्सेंट्रेट होकर अच्छे से ध्यान लगाकर अध्ययन कर रहे हैं तो ये उनके लिए क्या हो गया? ये उनके लिए एक योग हो गया। तो ये कथन कहाँ कहा गया? श्रीमद् भागवत गीता के अंदर कहा गया है। ठीक है, ये चीज़ आप याद कर सकते हैं क्योंकि एमपी बोर्ड की बुक में दिया हुआ है। आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अब देखिए योग शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, योग शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि युज से मिलकर बना है। ठीक है, और अगर इसकी आप प्रत्यय की बात करें, संस्कृत के ही प्रत्यय की बात करें, संस्कृत वालों को एक क्वेश्चन आ सकता है इसलिए आप संस्कृत का थोड़ा देख लेना। ठीक है, इस शब्द से ये मिलकर बना है। घंच जो शब्द होता है इससे मिलकर बना है। नॉर्मली संस्कृत भाषा का युज जो शब्द है और प्रत्यय इसके अंदर घंच लगेगा, इससे मिलकर ये बना है। जिसका मीनिंग क्या होता है? मिलाना या फिर जोड़ना, या फिर हम लोग नहीं बोलते ऐड कर देना। तो ये किससे मिला है? संस्कृत भाषा का शब्द है या फिर इसकी जो निष्पत्ति जो हुई है वो युज धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है मिलाना या फिर जोड़ना। अब इसके अंदर क्या होता है? इसे शरीर जो है मस्तिष्क और आत्मा के संयोजन के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि हम लोग एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। मस्तिष्क हमारा अच्छे से काम करेगा, एकाग्रचित होगा, आत्मा के संयोजन, इन तीनों के संयोजन के रूप में इसे देखा जाता है, जिसका मतलब भी यही होता है मिलाना या फिर जोड़ना। ठीक है, इतना समझ में आया? सबसे पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन हमारा यही बन सकता है कि योग जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया है? इसे शरीर मस्तिष्क और आत्मा के संयोजन के रूप में देखा जा सकता है और साहित्य में इसका प्रयोग लक्ष्य के साधन के साथ साथ यहाँ पर जो है साधन के रूप में भी किया जाता है। लक्ष्य के रूप में योग उच्चतम स्तर पर व्यक्तित्व के एकीकरण को दर्शाता है। साधन के रूप में योग में विभिन्न क्रियाएं और तकनीकें शामिल हैं जो इस प्रकार के विकास की प्राप्ति के लिए काम में लाई जाती है। ये प्रक्रियाएं और तकनीक यौगिक साहित्य के साधन है और इनसे ही मिलकर योग शब्द की यहाँ पर उत्पत्ति हुई है। अब आप नॉर्मली अपनी भाषा में समझ ले तो ये साधन और लक्ष्य की क्या बात करें? लक्ष्य प्राप्त करना मतलब कि आप एकाग्रचित होना यहाँ पर सीख रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली आपके बहुत सारे टारगेट यहाँ से अचीव हो जाएंगे और साथ ही आपके शरीर को भी इसमें बहुत सारी सहायता मिलती है। जैसे कि योगाभ्यास से आपके शरीर के सारे तंत्र जो है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, शरीर का मेरुदंड है, मस्तिष्क की कार्य क्षमता है, सभी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी सारी चीज़ें, इन सभी का विकास यहाँ पर होता है। किसके माध्यम से? योग के माध्यम से। तो योग हमारे लिए क्यों जरूरी है? हमारे शरीर के विकास के लिए, हमारे एक मेंटल डेवलपमेंट के लिए, हमारे भावात्मक स्थिरता, इन सभी के लिए योग होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब हम लोग बात करते हैं योग और इसके इतिहास की। तो भारत में जो योग का उद्भव है हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। इसकी उत्पत्ति सुख प्राप्त करने और दुखों से छुटकारा पाने वाले विश्वव्यापी इच्छा के कारण हुई थी। मतलब सुख प्राप्त करना और दुखों को अपने जीवन से हटाने के लिए शब्द का जो योग का प्रयोग किया गया था। यौगिक जनश्रुति के अनुसार जो है शिव को योग का संस्थापक यहाँ पर माना गया। मतलब शिव से ही योग की उत्पत्ति हुई है। 2700 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सी मुद्राएं और जीवों के अवशेष संकेत देते हैं कि प्राचीन भारत में भी योग का प्रचलन था। परंतु यदि हम लोग बात करें कि योग का जो व्यवस्थित उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है? पतंजलि का जो योग दर्शन है वहाँ से मिलता है। वहीं से सारी योग की सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से जानकारी मिलती है कि यम क्या होता है, नियम क्या होते हैं, जो टोटल 8 प्रकार होते हैं, आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, प्रत्याहार होते हैं, धारणा होती है, ध्यान होता है, समाधि होती है। सारी जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी? ये सारी जानकारी जो पतंजलि के योग दर्शन है वहाँ से मिलती है। ठीक है, पतंजलि के बाद बहुत से योगियों ने विकास में अपना योगदान दिया है। मतलब योग के विकास में अपना योगदान दिया और पूरे विश्व में योग जो है बहुत अच्छी तरीके से फैल चुका है। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या आती है? इन्फॉर्मेशन ये आती है कि इसी क्रम में 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है UNGA, ये जो असेंबली है, इसने क्या करा था? 193 सदस्यों की सहमति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। 11 दिसंबर 2014 की बात है, मतलब 21 जून 2015 को क्या आ जाएगा? 2015 लग जाएगा। तो 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया था। सहमति कहाँ से मिली थी? UNGA जो है वहाँ से मिली थी। और कितने देशों ने भागीदारी ली थी? पहली बार 193 देशों ने पहली बार भागीरथी ली थी, मतलब सहभागिता अपनी यहाँ पर निभाई थी।
ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग एमपी बोर्ड की बुक पर आ जाते हैं, उसमें थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। देखो, योग शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला उद्देश्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। अभी जैसे हम लोगों को क्या चाहिए कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बेटर हो, जिसकी वजह से हम लोग किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो। तो वो ये कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का हमारे अंदर विकास हो, रोगाणु से कीटाणु से लड़ने की हमारे अंदर शक्ति हो। राइट। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक व मानसिक शक्ति का विकास हो। तीसरा है बौद्धिक क्षमता का विकास हो। फोर्थ है स्मरण शक्ति एवं तार्किक क्षमता का हमारे अंदर विकास हो। पांचवा पॉइंट है संवेगों पर हमारा नियंत्रण हो, हम बहुत जल्दी क्रोधित ना हो जाए, हम बहुत जल्दी इमोशनल ना हो जाए। तो वो सब कैसे पॉसिबल होगा? जब आपको योग शिक्षा का ज्ञान होगा, जब आप डेली योग करते होंगे, प्राणायाम करते होंगे, आसन करते होंगे, ध्यान करते होंगे, ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएगी। उसके बाद है इससे हमारे नैतिक व चारित्रिक गुणों का भी विकास होगा। कैसे होगा वो एक एक चीज़ अभी डिस्कस भी करेंगे। और सुगठित शरीर एवं कांतिमय चेहरे का निर्माण होगा, मतलब एक सुंदर सा चेहरा और सुगठित शरीर, मतलब प्रॉपर शरीर का निर्माण हमारा कब होगा? जब हम लोग योग करते हैं। क्या क्या पॉइंट हो गए? सारे ही पॉइंट ध्यान में रखना है। सबसे पहला रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, शारीरिक मानसिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता, स्मरण शक्ति, तार्किक क्षमता का विकास होगा, संवेगों पर नियंत्रण होगा। अगला है नैतिक व चारित्रिक गुणों का विकास करना। और अगला है सुगठित शरीर एवं कांतिमय चेहरे का निर्माण करना। ये सारे योग शिक्षा के उद्देश्य हो गए, मतलब करना है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है वो हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि अष्टांग योग के परिचय क्या होता है। तो हमने देखा कि महर्षि पतंजलि जो है उनके द्वारा जो है ये सारी चीज़ें बताई गई है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई है, लेकिन मेन जो सुचारू रूप से जो जानकारी मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसके अंदर ये सारी, पतंजलि जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है, अब सारे आठों योग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलो, अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमें यहाँ पर आठों प्रकार के बारे में जानना है। सबसे पहला प्रकार होता है यम। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताऊंगी, इस बुक के अंदर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ था यम से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी है। सबसे पहला यम क्या होता है? यम 5 होते हैं। कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। इन्हीं से मिलकर यम का निर्माण होता है, जिनके पालन से मनुष्य जीवन का व्यक्तिगत स्तर के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी शुद्धि होती है। क्योंकि व्यक्ति अहिंसात्मक रहेगा, सत्य बोलेगा, अस्तेय का पालन करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और अपरिग्रह का करेगा, तो डेफिनेटली उसके सामाजिक जीवन में भी सुधार होगा। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है? ये सारी चीज़ें यम कहलाती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नियम यहाँ पर क्या होते हैं। तो देखो, सेकेंड, नियम देख लेते हैं। नियम क्या है यहाँ पर? नियम भी 5 होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? शौच, संताप, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधन। ये क्या है? ये हमारे 5 नियम है। इनके पालन से व्यक्ति की जो है जीवन शैली काफ़ी ज़्यादा सहज बन जाती है। व्यक्ति की जीवन शैली को आसान बनाने के लिए व्यक्ति को जीवन में अपने इन 5 नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आसन क्या होते हैं। तो इसका संबंध जो है शारीरिक क्रियाओं से है, जिसके अभ्यास से आलस्य दूर होकर स्फूर्ति आती है। जैसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा नीड होती है, बहुत ही ज़्यादा आलस हम लोग अपने कार्य को करने में करते हैं, उठने में आलस करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये सारे आसन करना चाहिए। कौन से आसन? वो अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आसन पूरे किससे संबंधित है? शारीरिक क्रियाओं से। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार यहाँ पर व्यक्तिगत स्तर के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी शुद्धि की प्राप्ति देता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो फिर आपका आंसर वहाँ पर यम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग परिचय में से आपकी जीवन शैली जो है, व्यक्तिगत जीवन शैली, उसको स्वच्छ बनाता है, सहज बनाता है? तो आपका आंसर नियम होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से अष्टांग योग में से किसका संबंध शारीरिक क्रिया से है और जिसकी वजह से आपके आलस से दूर होकर आपके अंदर स्फूर्ति आती है? तो फिर हमारा आंसर आसन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगले की हम लोग बात करते हैं। अगला है प्राणायाम। प्राण को नियंत्रित करता है, जिससे चित्त में निर्मलता और स्थिरता आती है। ठीक है, प्राणों को कंट्रोल में रखता है, मतलब जीवन जो है इसको कंट्रोल में रखता है और इससे निर्मलता और स्थिरता आएगी, वो आपका प्राणायाम होगा। प्रत्याहार यहाँ पर क्या होता है? इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर मनुष्य के दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुण प्रवृत्तियों की तरफ मनुष्य को अग्रसर करता है, उसकी ओर आकर्षित करता है। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी? वो सारी चीज़ें आएगी प्रत्याहार के अंदर। फिर अगला पॉइंट है हमारा धारणा। धारणा क्या करता है? मन किसी एक लक्ष्य की ओर निर्धारित कर उससे प्राप्त करने की चेष्टा करता है। धारणा के अभ्यास से एकाग्रता का विकास होता है। हमें एकाग्रचित होना सीखना है, तो हमें धारणा जो है इसको कंप्लीट करना होगा।
अगला पॉइंट है हमारा ध्यान। अब ये जो ध्यान है ये क्या करता है, लक्ष्य के प्रति तादात्म्य स्थापित करने की उच्च अवस्था जो है ध्यान यहाँ पर कहलाती है। फिर हम लोग बात करें समाधि, शारीरिक और मानसिक विकारों से पूर्णतः निजात इसमें मिल जाती है और प्रत्येक कार्य करने में आत्मिक आनंद की अनुभूति यहाँ पर व्यक्ति को होती है। एकाग्रता की पराकाष्ठा ही समाधि यहाँ पर कहलाती है। आप लोग देखते हैं इंसान या बड़े बड़े पुरुष जो होते हैं वो 21-21 दिन तक पूरी समाधि लेकर ध्यान में बैठते हैं। तो पूरी सारे अपने जितने भी मोह माया है सबको त्याग कर एक तरीके से समाधि ली जाती है। तो एकाग्रता, इतने एकाग्रचित होकर बैठते हैं कि आसपास का कोई ध्यान नहीं रहता है। तो एकाग्रता की जब पराकाष्ठा हो जाती है उसे ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, समाधि यहाँ पर बोलते हैं। एक बार और सारे नाम हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, फिर इसको अपन रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, बिना देखे पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था यम। ठीक है, आपके साथ साथ मेरा भी याद हो जाएगा सारी चीज़ें मुझे, फिर मैं भी ट्राई करूँगी कि कल से डेली जो है एटलीस्ट आसन करना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, यम क्या होता है, यम में टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से यम होते हैं, सबसे पहले अहिंसा होता है, सत्य होता है, अस्थेय होता है, ब्रह्मचर्य होता है और अपरिग्रह होता है। व्यक्तिगत स्तर के साथ साथ सामाजिक स्तर भी यहाँ पर शुद्ध होता है। ये पहला हमने यम पढ़ा था। फिर हम लोग आए थे नी के ऊपर, यानी नी से नियम हो जाएगा। नियम 5 होते हैं, शौच, संताप, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधन। ठीक है, ये सारे नियम होते हैं। इससे मेरी व्यक्तिगत जीवन शैली जो है क्या बनेगी, सहज बनेगी। जब मैं नियम को पूर्ण कर लूँगी तो फिर आ जाएंगे आसन। अब मुझे अपने आलस्य को दूर करने के लिए मैं आसन को क्या कर सकती हूँ, फॉलो कर सकती हूँ। इसका संबंध क्या है, शारीरिक क्रियाओं से। आसन की बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम क्या होता है, प्राणों को नियंत्रित करने का कार्य करता है और चित्त मतलब मन निर्मल और स्थिरता हमारे चित्त में आएगी। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी प्रत्याहार की। प्रत्याहार क्या होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण करने का कार्य क्या करता है, प्रत्याहार करता है। दुर्गुणों को दूर कर सद्गुण की ओर हमें पथ प्रदर्शक हमारे लिए हम लोग बोल सकते हैं। फिर आता है धारणा। धारणा क्या होती है, एकाग्रचित करने में काम आती है। मन किसी एक लक्ष्य की ओर निर्धारित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, धारणा यहाँ पर करते हैं। फिर आता है ध्यान। ध्यान में क्या था, ध्यान लगाना मतलब उच्च अवस्था पर हम लोग पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर एकाग्रचित होकर बैठ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, ध्यान के अंदर आ जाएगी। और उसके बाद लास्ट स्टेज जो आती है वो आती है समाधि। ठीक है, ध्यान की पराकाष्ठा ही क्या कहलाती है, समाधि यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, शारीरिक मानसिक विकारों से पूर्णतः निजात यहाँ पर मिल जाती है यदि हम लोग समाधि की स्थिति में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 8 प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। एक क्वेश्चन हम लोग 1 या 2 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देख लेते हैं, बाकी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे इस सेशन से, वो हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। आज 1-2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस कार्य से निवृत्त होकर योगाभ्यास करना चाहिए। मतलब किस कार्य से फ्री होकर हमें योग का अभ्यास करना चाहिए, शौच से, पढ़ाई से, खेल से या फिर भोजन से। तो हमें शौच से मतलब अपनी दैनिक क्रियाएं काम करने के बाद भी योग का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग पढ़ाई करेंगे, खेल खेलेंगे और भोजन करेंगे। ठीक है, तो ये योग की बात होगी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किसके पालन से मनुष्य व्यक्तिगत स्तर के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी सुधार पाता है। तो कौन सा था, अभी हम लोग 8 पढ़कर आए थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम होगा, नियम होगा, ध्यान होगा या फिर समाधि होगी। तो व्यक्तिगत स्तर के साथ साथ सामाजिक स्तर भी सुधरेगा, किसके माध्यम से, यम के माध्यम से। ठीक है, यम आप यमराज वाला यम ना समझे। यम 5 होते हैं मानव जीवन में, अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, नियम क्या होते हैं, नियम भी 5 होते हैं। इससे व्यक्तिगत जीवन शैली सुधरेगी। ध्यान से क्या होगा, आप किसी भी लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर पाओगे। समाधि क्या होगी, ध्यान की पराकाष्ठा, जिससे आप शारीरिक और मानसिक विकारों से पूर्णतः निजात यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में थोड़े बहुत प्राणायाम वगैरह के बारे में देखकर कि कौन सी मुद्रा कब की जाती है उसके डिस्कशन के साथ साथ क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।